नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से परिवार परिणाम मंत्रा में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जी सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सभी लोग आ जाइए। जी बिल्कुल आ गए। जी कैसे हैं? जी नेहा जी, सीलू जी, तनु जी बाकी सभी लोग जल्दी से आ जाइए। संजीत जी जल्दी से अपनी अपनी प्रेजेंटी लगाइए। हर हर महादेव। कैसे हैं सभी? जी तो आज आपका टॉपिक सभी को पता होगा कि आज आपका कौन सा टॉपिक है। तो आज हम लोग किसके बारे में, आज हम लोग पोषण चैप्टर के बारे में उनके क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि पोषण में आपको कुछ क्वेश्चन विटामिन से मिलेंगे, कुछ अन्य तत्व खनिज तत्वों के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। जी राधे राधे। हाँ बस ठीक है, बस थोड़ी सी सर्दी हो गई है, ठीक है। हर हर महादेव। प्रीति जी प्रणाम। जी चलिए शुरू करें। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। नेहा जी आ जाइए सभी लोग। सभी को क्लास एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि क्लास शुरू हो गई है। चलिए फिर शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आज भी और बहुत अच्छा, आप मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छा आंसर करते हैं और आज भी बहुत अच्छा आंसर करेंगे, है ना। बहुत अच्छा आंसर करते हैं, बहुत अच्छे से सब लोग मन लगा के पढ़ते हैं। जी चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुक्त होती है? बताइए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें कौन सी ऐसी गैस है जो मुक्त होती है? क्या नाइट्रस डाइऑक्साइड है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या ऑक्सीजन है, या नाइट्रोजन है? तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ये तो होगी नहीं, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि मुक्त हो रही है। कौन सी ऐसी गैस है जो मुक्त हो रही है ना। तो ये कौन सी, बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता क्या है? पहले मुझे बताइए कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या होता है? इसमें जो पौधे होते हैं वो CO2 क्या करते हैं? जो पौधे, मान लिया कि ये क्या है, ये पौधा, पौधा किससे? CO2, पौधा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस किससे? वाटर से, H2 से, H2 से मिलकर क्या करते हैं? H2 से मिलकर, यानी कि किसकी उपस्थिति में? तो आप बताएंगे मैम, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 किसके? सनलाइट में, यानी सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? तो ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज बना देते हैं और क्या बना देते हैं? ग्लूकोज बना देते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। यही जो ग्लूकोज होता है, यही ग्लूकोज भोजन को पौधे के रूप में मिल जाता है। भोजन का पौधा सॉरी पौधे का क्या हो जाता है? भोजन हो जाता है यही ग्लूकोज। और ऑक्सीजन ये जो होती है ये कहाँ पे? ये वायुमंडल में मुक्त हो जाती है, वायुमंडल में मुक्त हो जाती है, जो कि हमारे काम आ जाती है, जो कि क्या होती है? हमारे काम आ जाती है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन मुक्त होता है। जी बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ऑक्सीजन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन यानी O2। जी सभी लोगों ने बताया। तो अगर देखा जाए सीधे सीधे, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा को किसमें? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। चलिए अगला देखिए। दूसरा, निम्नलिखित में से किस अनाज में ऑरिजेनिक पाया जाता है? जौ में, गेहूं में, सोयाबीन में, या चावल में? किसकी बात की गई है? ऑरिजेनिक, ऑरिजेनिन ये किसमें पाया जाता है? बताइए, जौ में, गेहूं में, सोयाबीन में, या चावल में? सबसे पहले तो आप ऑप्शन तो बाद में लगा पाएंगे, पहले तो यही बता दीजिए मुझे कि ये ऑरिजेनिन होता क्या है, ये होता क्या है? तो आप बताएंगे मैम ये अनाज में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। लिखिएगा इसे, एक प्रकार का प्रोटीन है, ये याद रहेगा,
ये क्या है, एक प्रकार का आपका प्रोटीन होता है जो अनाज में पाया जाता है। जी, तो पहले पहले इसको समझिएगा, उसके बाद अपने आप ये क्या कर देंगे, आंसर लगा देंगे। और ये किसमें मुख्य रूप से, ये मुख्य घटक किसका होता है, तो आप बताएंगे मैम ये चावल का मुख्य घटक होता है। किसका, चावल का मुख्य घटक, मुख्य घटक घटक होता है। कम से कम या लगभग 80% तक ये रहता है, 80% तक। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन चावल हो जाएगा, क्योंकि ये चावल का मुख्य घटक होता है और लगभग कितना 80% तक ये देखने को मिलता है। ये क्या होता है, ये आसानी से पच जाता है, ये आसानी से क्या होता है, आसानी से पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। नोट कर लीजिएगा, इन पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। इसे और एक नाम से जानते हैं, ऑरिजेनिन की बात करें तो इसे ग्लूटेलिन के नाम से भी जानते हैं। इधर लिखे दे रहे हैं ग्लूटेनिन, इस नाम से भी जाना जाता है इसको, ग्लूटेनिन। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा, जब रक्षक गार्ड कोशिकाओं में पानी प्रवेश करता है तो क्या होता है, बताइए। ये क्वेश्चन आपको पहले भी देखने को मिला है, ये क्वेश्चन आपको पहले भी इसी टाइप का, यही नहीं कह सकते लेकिन इसी टाइप का आपका पहले भी एक क्वेश्चन आया है, तो मुझे नहीं लगता किसी का भी गलत होगा, है ना। सीलू जी, छोटू जी, प्रीति जी, विकास जी, तनु जी, ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी अभी कराया, अभी जस्ट, मतलब कुछ जितने भी प्रैक्टिस हमारे हो गए हैं उनमें किसी एक में ये मिला है ना। रक्षक कोशिकाएं बंद हो जाती हैं, रंध्र खुल जाते हैं, रंध्र सिकुड़ जाते हैं या रंध्र बंद हो जाते हैं। बहुत अच्छे से मैंने उसको समझाया भी था जी। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि रक्षक गार्ड कोशिकाएं होती क्या हैं। सबसे पहले तो हमारा यही क्वेश्चन बनता है, तो आप क्या बताएंगे, ये कोशिकाएं कहाँ पे होती हैं, तो रंध्र के चारों ओर स्थित होती हैं और सुरक्षा का काम करती हैं। कहाँ पे, रंध्र के चारों ओर स्थित रहती हैं और क्या करती हैं, और आप बताएंगे ये किसका काम करती हैं, तो ये सुरक्षा का काम करती हैं, सुरक्षा का काम करती हैं, है ना। रंध्र के चारों ओर रहती हैं और सुरक्षा का काम करती हैं। अब जब इसमें क्या होता है, जब इन कोशिकाओं में पानी यहाँ पे देखिए ये काम क्या करती हैं, तो आपको बताना है कि ये रंध्र को खोलने और बंद करने में मदद करती हैं। रंध्र को खुलने, एक बार फिर से समझ लीजिएगा जिसने नहीं समझा था, रंध्र को खुलने और किसमें, बंद करने में, बंद होने में मदद करती हैं, ठीक है। अब इसमें कैसे मदद करती हैं, तो जब पानी क्या होता है इनके अंदर, इन रक्षक गार्ड कोशिकाओं के अंदर जब पानी प्रवेश करता है तो क्या हो जाएंगे, जो रंध्र हो जाते हैं वो खुल जाते हैं। रंध्र क्या हो जाएंगे, रंध्र खुल जाते हैं, खुलेंगे जब पानी इसमें इंटर करेगा, H2 आपका जाएगा, और जब आपका पानी बाहर निकलेगा, पानी बाहर की तरफ जा रहा है, H2 बाहर जा रहा है, तब आप क्या बताएंगे, ये बंद हो जाएंगे जी, सुरक्षा का काम करती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि यहाँ पे पानी अंदर यानी इंटर कर रहा है, तो हमारा रंध्र जो है वो खुल जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। और इनका काम क्या होता है, ये वाष्पोत्सर्जन के नियंत्रण में भी मदद करती हैं, और ठीक है, और अपना रंध्र को तो सुरक्षा प्रदान करती ही है। चलिए जी, बिल्कुल सभी का सही था, ये पहले भी क्वेश्चन इस टाइप का आया है, तो किसी को गलती करने का कोई सवाल ही नहीं उठता जी, सभी का आंसर सही है। वे पौधे जो अधिक धूप में रहने के अनुकूल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। इनमें से आपको वे पौधे बताने हैं जो बहुत ज्यादा धूप में रहना पसंद करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। बताइए कौन से वो पौधे हैं, क्या वो जीरोफाइट हैं या हेलियोफाइट हैं या नियोफाइट हैं या प्रोटोफाइट हैं।
इनमें से कौन सा हो जाएगा जो बहुत ज्यादा धूप में या अधिक धूप के अनुकूलन में रहते हैं, बताइए। तो अगर जीरोफाइट की बात करें तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये तो शुष्क स्थानों में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे ये तो शुष्क स्थानों में, शुष्क स्थान में, जैसे जैसे रेगिस्तान, रेगिस्तान। और इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे नागफनी, नागफनी वाला पौधा, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये तो होगा नहीं, तब हमारा कौन सा हो जाएगा, तो आप बताएंगे इसका बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। इनमें क्या होते हैं, विशेष रंजक पाए जाते हैं और पत्तियां कैसी होती हैं, मोटी होती हैं इन पौधों में। हर हर महादेव। आरती जी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो इसका बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर लगाइएगा, बी नंबर हो जाएगा। इनमें पत्तियां मोटी होती हैं, ठीक है, इसीलिए अधिक धूप जो होती है, जो सनलाइट होती है, उससे सुरक्षा करती हैं। आगे देखिएगा, पत्तियों में कौन सा हरा वर्णक पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करने में मदद करता है? क्या वो तनापर्ण है, या हरित लवक है, या पीला रंग द्रव्य है, या कोशिका द्रव्य है? क्या साइटोप्लाज्म हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, साइटोप्लाज्म तो होगा ही नहीं, येलो पिगमेंट भी नहीं होगा, हमारा क्लोरोफिल, यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कि जी बिल्कुल। पत्तियों में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो हरित लवक, जो कि कैसा होता है, हरे रंग का होता है। पांचवें का बी नंबर सभी दे रहे हैं, बी नंबर बी नंबर बी नंबर, हरित लवक। जी वेरी गुड विकास जी, सभी लोग अच्छा आंसर कर रहे हैं, इसका बी नंबर ही हो जाएगा। ये क्या होता है, ये कैसा होता है, तो ये हरे रंग का होता है, हरे रंग का पिगमेंट होता है या वर्णक होता है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं सकते, और ईश्वर करे आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आए, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आए जो सभी लोग बना के ले जाएं। ये कहाँ पे किस लवक के कौन से उसमें भाग में पाया जाता है, अगर ये पूछा जाए तो आपका क्या बताएंगे कि ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है ये। और ये केवल और केवल कहां पे पाया जाता है, ये केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये केवल पादप कोशिकाओं में, केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए, और हरे पौधे के कहां पे, जो हरे भाग होते हैं, जैसे कि उनका तना हो गया, पत्ती हो गई, इन सब में पाए जाते हैं जी। अगला देखिए, सभी जीवों के लिए अंतिम ऊर्जा स्रोत क्या है? क्या मिट्टी होगी, सूर्य होगा, पानी होगा, या वायु होगा? ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है, किसका स्रोत पूछा गया है, ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है। क्वेश्चन को बहुत ही देखिए, सिंपल क्वेश्चन क्या होते हैं, सिंपल क्वेश्चन हमें आते होते हैं, सबको पता है, आपको भी हमको भी, कि सिंपल क्वेश्चन हमें आते होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होती हैं, फिर भी हमसे जल्दबाजी में ये गलत हो जाते हैं। जल्दबाजी में ज्यादातर आते हुए ये क्वेश्चन गलत होते हैं कि अरे ये तो बहुत सिंपल है ना, ये तो बहुत सिंपल है। इसीलिए आपको बहुत ही आहिस्ता से, इत्मीनान से इनको पढ़ना होता है, ताकि ये क्वेश्चन मत गलत हो पाए। इन क्वेश्चन का गलत होना कि हमको बहुत पीछे कर देना, तो इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, जो क्वेश्चन खासकर आते हुआ करें। तो मिट्टी, सूर्य, पानी, वायु तो सभी जानते हो। सूर्य क्या है हमारा, सूर्य ही इकलौता है जो ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। सन सभी दे भी रहे हैं, सभी दे भी रहे हैं। अगर कभी भी पूछ लिया जाए कि सौर ऊर्जा क्या है, तो सौर ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा का ही एक क्या है, नवीनीकरण है, नवीनीकृत ऊर्जा है। अगला देखिए, वह पोषण जिसमें जीव सरल पदार्थों से स्वयं भोजन बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? बताइए, वे पोषण जिसमें क्या हो रहा है, जीव
सरल पदार्थों से स्वयं भोजन अपना बना रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? परपोषी पोषण या स्वापोषी पोषण या मृतोप पोषण या प्रकाश पोषी पोषण? बताइए। जी सीरू जी, सन हो जाएगा। अब इसका 7 नंबर का दीजिए, 7 नंबर का। तो इसमें स्वयं भोजन बनाने की बात की गई है, तो सभी जानते हो कि स्वयं भोजन यानी सूर्य का प्रकाश प्रयोग करके क्या करना? पोषण प्राप्त करना या ऊर्जा प्रदान करना। ये किनका काम होता है? तो ये आपके पौधों का। किनका काम हो जाएगा? ये पौधों का। पौधों और किसका? कुछ ऐसे लिखिएगा, पौधे और कुछ क्या होती है? शैवाल। शैवाल भी अपना भोजन खुद बनाती हैं और कुछ जीवाणु भी ऐसा करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाएंगे? तो वो आपके स्वापोषी कहलाएंगे। स्वापोषी यानी स्वयं अपना भोजन स्वयं बनाना, उन्हें स्वापोषी कहते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, जो सड़े हुए मरे गले जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको क्या कहेंगे? तो उनको मृतोपजीवी कहेंगे। उनको क्या कहेंगे? उनको मृतोपजीवी कहेंगे। परपोषी किसे कहेंगे? जब जीव क्या होता है? अपने भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहेंगे? उसे परपोषी कहा जाता है। ये सब आपको पता होगा। जी, बी नंबर इसका हो जाएगा। अगला देखिए, पौधों को उनके विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं? केवल और केवल मृदा और वायु से मिलता है क्या? या जल मृदा, या मृदा जल और वायु से, या केवल मृदा और जल से, या केवल मृदा से? बताइए। अब यहाँ पे पोषक तत्वों की बात की गई है, तो कुछ पोषक तत्व आपके कहेंगे मिट्टी में होते हैं, है ना? फास्फोरस वगैरह ये किसमें? मिट्टी में होते हैं। अब कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, जो जल के द्वारा पौधों को मिलते हैं, और कुछ वायु से मिलते हैं, हवा के द्वारा मिलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? तीनों आपके सही हो जाएंगे। मृदा, जल और वायु से इनको क्या होते हैं? पोषक तत्व मिलते हैं। किसी एक का योगदान नहीं होता, सभी का अपना अपना योगदान है। जी, तो बी नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, आज ये नहीं लग रहा है कि मतलब ऐसे ही इत्तेफाक से ही सारे के सारे ज्यादातर बी ऑप्शन ही हो रहे हैं? ऐसा होता है ना कि सारे के सारे ऑप्शन बी पे ही जा रहे हैं। चलिए आगे देखिए, पत्तियों से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब पत्तियों से जल बाहर निकलता है तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? लता, परिवहन, सिरा विन्यास या वाष्पोत्सर्जन? तो सभी जानते हो ये तीन ऑप्शन जो हैं आपके बिल्कुल फालतू के हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, है ना? कोई लेना देना नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। इसका वाष्पोत्सर्जन आपका सही आंसर हो जाएगा। ट्रांसप्रेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। जी, और ये प्रोसेस होता कब है? अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि ये प्रोसेस होता कब है, तो आप बताएंगे ये प्रोसेस दिन के समय होता है। कब होता है? दिन के समय ये प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं? तो पत्तियों की सतह पर जो रंध्र स्थित होते हैं उनके द्वारा जल बाहर निकलता है। चलिए अगला देखिए, पत्ते का चौड़ा हरा भाग क्या कहलाता है? पत्ते का चौड़ा हरा भाग क्या कहलाता है? जी विकास जी, दिन में होता है। लैमिना कहलाता है क्या? पर्णवृंत कहलाता है क्या? सिराएं कहलाता है या मध्य सिरा कहलाता है? पत्तियों की बात यहाँ पे की गई है, पत्तियों की, कि चौड़ा भाग क्या कहलाता है? तो पत्तियों का जो चौड़ा भाग होता है, ये मान के चलिए ये आपकी पत्ती है, तो इसका ये चौड़ा भाग ये पूछा गया है क्या कहलाता है? तो आप क्या बताएंगे? ये आपका लैमिना कहलाता है। क्या कहलाता है? लैमिना।
पत्रवली जिसको बोलते हैं हिंदी में, लैमिना कहलाता है। और इसी लैमिना में क्या होता है, हरित लवक पाया जाता है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इसी लैमिना में हरित लवक, हरित लवक रहता है, प्रेजेंट रहता है। इसी लैमिना में हमारा हरित लवक प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अब अगर और ऑप्शन की बात करें कि पर्णवृंत किसे कहते हैं, तो पर्णवृंत को पत्ती के ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है, ये पूछा भी गया है। पत्ती का ब्लेड, पत्ती का ब्लेड कहा जाता है इसे, ये याद रखिएगा। और पत्ती के एक मोटी, जैसे कि आप ऐसे देखिएगा, ऐसे ये दोबारा से देखिए, इसमें ऐसे ये पत्ती बनी है, इसी में जो एक मोटी एक करके ऐसे बीच में ऐसे बनी होती है ना, ये वाला जो पोर्शन, ये क्या है, ये आपका मध्य सिरा कहलाता है, मध्य सिरा कहलाता है। ठीक, अब बता ले जाएंगे, गलती तो नहीं करेंगे, तो इसका सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, लैमिना। जी ए नंबर सभी दे भी रहे हैं। आगे देखिए, आगे काष्ठफल, वनस्पति तेल और मछली निम्नलिखित में से किसका अच्छा स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट्स का, खनिज का, स्वस्थ वसा का या प्रोटीन का? 11 नंबर, 11 नंबर का आंसर अब दीजिए जी। 10वें का बहुत अच्छा आंसर सबने किया, 11 का बताइए। काष्ठफल, वनस्पति तेल और मछलियां, ये किसका अच्छा स्रोत है? क्या कार्बोहाइड्रेट की, खनिज की या स्वस्थ वसा की, हेल्थी फैट्स की या प्रोटीन की? तो मछली अगर आपके से बात की जाए तो प्रोटीन में कंफ्यूजन हो रही होगी, है ना। देखिए आंसर भी आ रहा है, लेकिन इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वस्थ वसा, हेल्थी फैट्स इसका सही ऑप्शन है। मुझे पता होता है ना कहाँ पे आप लोग कंफ्यूज करोगे, कहाँ पे कंफ्यूज, ऑप्शन ऐसे दिए ही रहते हैं। हाँ, तो 11 का डी नंबर नहीं होगा, 11 का सी नंबर होगा, स्वस्थ वसा। भाई जिया जी, आप ए में कहाँ पहुंच गई? ए में कहाँ पहुंच गई बच्चा? ए नहीं होगा। अगला देखिए, क्लोरेला किस पोषक तत्व से समृद्ध होता है? फाइबर से यानी रेशे से, क्या कार्बोहाइड्रेट से या फैट से या प्रोटीन से? बताइए बताइए। तो सबसे पहले मुझे यही बता दीजिए कि ये क्लोरेला क्या है, क्लोरेला क्या होता है, मुझे यही बता दीजिए सबसे पहले कि ये क्या होता है। जब यही पता होगा तभी आप लोग आंसर कर पाएंगे। क्या होता है ये? तो आप बताएंगे ये एक प्रकार की मैम हरी शैवाल होती है। दिल की बात समझ गए जी, बिल्कुल, दिल से दिल का कनेक्शन जो है, इसीलिए तो आपके दिल की बात समझ जाते हैं। तो इसमें क्या, इसमें अगर आप इससे पूछा जाए तो आप कहेंगे मैम ये एक प्रकार की हरी शैवाल होती है। क्या है ये? हरी शैवाल है। अब हरी शैवाल है तो इसमें किसकी मात्रा सबसे अधिक होगी? किसकी मात्रा सबसे अधिक होगी? जब शैवाल की बात की जाए, बहुत बार मैंने बताया है कि प्रोटीन, शैवालों में क्या होती है? प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसका यूज खाने में बहुत तरीके की डिश बनाई जाती है, दवाएं बनाई जाती हैं, है ना। अब हम लोग नहीं खाते वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत सारी ऐसी शैवालें होती हैं जिनको खाने में यूज किया जाता है। समुद्र में इनकी खेती की जाती है, उगाई जाती है ये। और इसी शैवाल का, ये शैवाल है, इसी शैवाल का यूज और कहाँ पे होता है? सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो अंतरिक्ष में जो वैज्ञानिक अपन लोगों के जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? इसी शैवाल का उपयोग करते हैं। तो लिख लीजिएगा, अंतरिक्ष शोधकर्ता, अंतरिक्ष शोधकर्ता द्वारा प्रयोग की जाती है या प्रयोग में लाई जाती है ये शैवाल। इसमें क्या होता है? और एक चीज, आयरन, और इसमें आयरन भी होता है, तो इसमें
आयरन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होती है। तो आयरन भी अगर इसके प्रोटीन की जगह दे दे तो आयरन को आप सही कर दीजिएगा। आगे देखिए, आयरन, आयोडीन और जिंक किस श्रेणी में आते हैं? अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन आज के? अच्छे लग रहे हैं जी। आप लोगों की संख्या बहुत कम होती चली जा रही है। आयरन, आयोडीन और जिंक किस श्रेणी में आते हैं? प्रमुख पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, स्टेरॉयड हार्मोन प्रेरक या गैर आवश्यक पोषक तत्व? बताइए। ऐसा क्यों सीलू जी? सब लोग ठंडी मना रहे हैं क्या? अभी तो ठंडी आई भी नहीं है पूरी तरीके से। तो 13वें की अगर बात करें तो देखिए, आपके जो पोषक तत्व होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। हमारे शरीर में कितने तरीके से, दो तरीके से यूज किए जाते हैं। एक हो जाता है सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व पहला तो ये हो जाएगा, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसको बोला जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और दूसरा हो जाता है बृहद पोषक तत्व, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये दो तरीके के आपके होते हैं। इनमें से अब सूक्ष्म की आवश्यकता सूक्ष्म के अंतर्गत कौन से आते हैं और बृहद के अंतर्गत कौन से आते हैं, उनको आपको देखना है। तो सूक्ष्म की अगर बात की जाए तो आप बताएंगे इसमें विटामिन आपके, विटामिन और क्या आ जाते हैं, और आपके खनिज तत्व, ये दोनों इसमें शामिल होते हैं। बृहद की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, क्या बताएंगे आप? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, रुक्षांश लिखिएगा। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल और क्या? रुक्षांश, जिसे फाइबर कहा जाता है, रुक्षांश, ये आते हैं। आप बताइए इसमें से, आप बताइए, आप गलत मत करिएगा। सभी लोग आंसर करिए। तो आप क्या बताएंगे, किसमें आ जाएंगे? आपके सूक्ष्म पोषक तत्वों में आ जाएंगे। आपका बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जी। आगे देखिए, ब्रेड, अनाज और पास्ता में पाए जाने वाले स्टार्च किसका बना होता है? कह दो मैम खाते तो बहुत ज्यादा हैं ये सब। ब्रेड खाते हैं, पास्ता खाते हैं, अनाज स्किप कर दीजिए, है ना। ब्रेड, पास्ता, ये सब पूछा गया है। इसमें कौन सा स्टार्च पाया जाता है? बताइए, कोशिका, सेलुलोज या ग्लूकोज या माल्टोज या गैलेक्टोज? बताइए, सेलुलोज होता है क्या, ग्लूकोज या माल्टोज या ग्लैक्टोज? कौन सा हो जाएगा ब्रेड और अनाज और पास्ता में? 14 नंबर का बताइए। तो अनाज में तो क्या इसमें पाया जाए, अगर कभी अलग से पूछ लिया जाए कि अनाज में कौन सी शर्करा होती है, तब आपको क्या बताना है? माल्टोज शर्करा। माल्टोज शर्करा किसमें होती है? अनाज में ये माल्टोज शर्करा आपकी पाई जाती है। अगर हम 14 नंबर के सही आंसर की बात करें तो बी पे चले जाइए, ग्लूकोज बी पे चले जाइए, आपका सही आंसर हो जाएगा, सी नहीं होगा। ये माल्टोज शर्करा होती है पागलों, ये मैंने बताया है कि माल्टोज शर्करा अगर कभी भी पूछ ली जाए कि अनाज में कौन सी पाई जाती है, अरे भाई जिसमें टिक लगा दें वही सही करना है। सुन लिया करिए, पहले पूरी बात सुन लिया करिए, है ना। इसका बी नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, क्या बताएं अब हम।
सर्दी पड़ रही है ना, तो दिमाग सबका काम थोड़ा कम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लवक संग्रहित पदार्थ का युग्म सही नहीं है? इसमें बताइए कौन सा युग्म सही नहीं है? मंड लवक, एमाइलोप्लास्ट का अगर युग्म बनाया जाए तो तेल और वसा होगा क्या? प्रोटीन की बात की जाए, प्रोटीन लवक की, यूरोप्लास्ट यानी कार्बोहाइड्रेट से मेल खाता है क्या? बताइए। तो अगर हम 15 नंबर की तरफ चले, 15 नंबर की तरफ चले, तो जो मंड आपका मंड लवक है ये किसे संग्रहित करेगा, किसे स्टोर करता है? तो आप बताएंगे ये तो कार्बोहाइड्रेट को करता है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये तो हमारा कैसे हो सकता है? ये तो गलत हो गया भाई, बिल्कुल हो गया गलत। ठीक है, तेल वर्णक की बात करी जाए, तेल वर्णक की बात करी जाए तो वो किसके? वसा का संग्रहित करते हैं। तेल वर्णक किसको स्टोरेज कर रहे हैं? तो वसा को, आपकी फैट को। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। और जो प्रोटीन वाले होते हैं, जो प्रोटीन वाले होते हैं वो आपके प्रोटीन को करते हैं। तो इसमें दोनों क्या हो जाएंगे? ना तो ए और ना तो बी, दोनों दोनों ही नहीं होंगे। सी नंबर, जी बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा। अब लगाया थोड़ा सा दिमाग, अब लगाया थोड़ा सा दिमाग, इसका सी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए, भूरे शैवाल में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? भूरे शैवाल में, उल्टा सीधा हो गया, कोई बात नहीं, अगला देखिए। भूरे शैवाल में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लूकोज के रूप में। बी नंबर देखिए, जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो लैमिनेरिन या मैनिटोल के रूप में हो सकता है, जटिल वसा के रूप में, या तेल की बूंदों के रूप में। भूरे शैवाल की बात की गई है, भूरे शैवाल की। भूरे शैवाल को और किस नाम से जाना जाता है? भूरे शैवाल को तो आप कहेंगे फियोफाइसी, फियोफाइसी, इस नाम से भी भूरे शैवाल को जाना जाता है, याद कर लीजिएगा। इसमें क्या होते हैं? तो इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे वर्णक प्रेजेंट होते हैं, हरे वर्णक प्रेजेंट होते हैं इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए। ये क्या करती है? तो जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ठीक है, लैमिनेरिन या मैनिटोल के रूप में हो सकता है। ये इसका बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर, जी बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा। सभी ने दिया भी बी नंबर हो जाएगा। अच्छा है, कहीं वही वाला रूल्स तो नहीं अपना लिया जो मैंने बताया था कि जब कुछ ना आए तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन दिखाई दे उसी में लगा दीजिएगा। मुझे लग रहा है यही वाला तुक्का में यही वाला रूल्स अपना लिया है सबने। आगे बताइए, इसका देखिए 17 नंबर, कैप्साइनोनी, कैप्साइसिनोइड या कैरोटीनॉइड, फेनोलिप्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? गाजर में, लहसुन में, मूली में या मिर्च में? 17 नंबर बताइएगा, 17 नंबर। सत्रह नंबर, संगम जी मेरा साइंस का टाइम 2 बजे से मेरी क्लास होती है, 2 बजे से। गाजर, लहसुन, मूली, मिर्च। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो कैरोटीनॉइड है क्या है? कैरोटीनॉइड है, ये क्या होते हैं? पीले, नारंगी और लाल रंग के पिगमेंट होते हैं।
इसकी बात कर रहे हैं, ये क्या होते हैं, पीले, नारंगी, और क्या, लाल रंग के पिगमेंट यानी कि वर्णक होते हैं। अब ये वर्णक है तो इनका काम क्या हो जाएगा, कलर देना। वर्णक है तो इनका काम क्या हो जाएगा, कलर देना। जो किसको, जो पौधों और शैवालों द्वारा क्या किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं। ये किसके द्वारा, ये पौधों के द्वारा, पौधे, और किसके द्वारा, शैवालों के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक। तो ये किसमें, ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप इसके सही आंसर मिर्ची की तरफ चले जाइए, मिर्ची की तरफ चले जाइए, ठीक है। मिर्ची इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। कैप्साइसिनोइड की बात करें तो ये क्या है, मिर्ची में तीखेपन का कारण है। मिर्ची में तीखेपन या तीखापन किसकी वजह से होता है, तो इसी की वजह से होता है। तो हमारा मिर्ची सही ऑप्शन हो जाएगा, गाजर आजर नहीं होगा जी, इसका डी नंबर हो जाएगा। इसीलिए मैं पहले ऑप्शन बताती हूँ ताकि आप लोग, मुझे पता होता है आप लोग देख के बहुत से ऐसे होते हैं, हाँ पहले मैम लिख दें उसके बाद हम टिप दें, टिप के जल्दी से कमेंट कर दें। अगला देखिए, पौधे में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, कैल्शियम है क्या, सोडियम है क्या, क्लोरीन है क्या, नाइट्रोजन है क्या। तो किसमें प्रोटीन की संश्लेषण की बात की जा रही है, किसके संश्लेषण की, प्रोटीन के संश्लेषण की बात की जा रही है। तो इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा, प्रोटीन के संश्लेषण की बात की जा रही है 18वें नंबर का। तो किस पे आ जाइएगा, सी नंबर, डी नंबर जी, बिल्कुल इसका डी नंबर हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये पौधों में किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और शोषित किया जाता है, तो आप बताएंगे ये किसके द्वारा, ये जड़ों के द्वारा, पादपों में किसके द्वारा, जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब या अवशोषित किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। डी नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, स्वापोषी जीवों की ऊर्जा और कार्बन आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार होती है, लसिका के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, या रोग निदान के द्वारा, या ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा। 19 नंबर, तो लसिका और रोग निदान है ना, ये तो होंगे नहीं, अब फंसेंगे कौन, फंसेंगे, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा, समझदार हो आप लोग। क्या प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा बताइए, या इसमें कंफ्यूजन इन दोनों में लगाओगे और इन दोनों में जो दिमाग लगा जाएगा वही आंसर कर ले जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, प्रकाश संश्लेषण। अब कुछ लोग कहेंगे आपने कहा था नहीं हुआ है ना, मैंने बता दिया, तो कहेंगे आपने तो कहा था नहीं होगा। अरे भाई तो अपने विवेक से आंसर करो, डी नहीं होगा, देखा आंसर बदल दिया इतनी जल्दी, मेरे बोलते ही आंसर बदल दिया, और उसका सही आंसर बी ही है, 19 का बी नंबर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की जड़ प्रणाली का मुख्य कार्य नहीं है, जड़ का एक मुख्य कार्य बताइए इसमें नहीं है, कौन सा नहीं है, पौधे के अन्य भागों को भोजन की आपूर्ति कराना, पौधे के भागों को उचित स्थिरता प्रदान करना, मिट्टी से पानी का अवशोषण करना, या मिट्टी से खनिजों का अवशोषण करना। बताइए 20वें नंबर का, देखा सब बदल देते हैं जी, मुझे पहले पता होता है कि गलती से भी अगर मेरे कुछ गलत निकल गया ना तो आप लोग वही सही मान लोगे। अच्छा बदले नहीं है, टकरा गए हैं, अरे भाई तो इसका 20 नंबर का बताइए। अच्छा 20 नंबर का सही ऑप्शन तो क्या हो जाएगा,
तो या तो ए में डगमगाओगे या तो डी में डगमगाओगे, मुझे पता है। या तो ए में डगमगाएंगे कुछ लोग या तो डी में डगमगाएंगे। हालांकि बहुत अच्छा आंसर आ भी रहा है, इसका ए नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा और सभी ज्यादातर ए आंसर दे भी रहे हैं, ए आंसर दे भी रहे हैं 20 का ए नंबर। चलिए पौधों, और इसको अच्छे से समझिएगा, पौधे और मिट्टी विज्ञान के अनुप्रयोग को फसल उत्पादन में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? एग्रोस्टोलॉजी या ब्रायोलॉजी या एग्रोनॉमी या एनाटॉमी? आ जाइए 21 नंबर पे, 21 नंबर पे। तो देखिए अगर हम एनाटॉमी की बात करें, एनाटॉमी की बात करें तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें किसी जीव के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। क्या लिखेंगे एनाटॉमी में? किसी जीव का या जीव के आंतरिक संरचना का अध्ययन। ठीक, तो ये तो होगा नहीं हमारा। अब अगर हम किसकी बात करें, अगर हम बात करें एग्रोनॉमी की, कि एग्रोनॉमी क्या होती है, एग्रोनॉमी है ना, एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी ये पौधों और मिट्टी विज्ञान के अनुप्रयोगों के लिए जानी जाती है। भूमि के फसलों के प्रबंधन या मिट्टी विज्ञान के अनुप्रयोगों के लिए जानी जाती है, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। एग्रोनॉमी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब इन दोनों को भी देख लीजिएगा। ब्रायोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या किया जाता है, ब्रायोफाइटा के अध्ययन से ये संबंधित है। ये किससे संबंधित है, तो ब्रायोफाइटा के, ब्रायोफाइटा के अध्ययन से संबंधित है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी अब बचा, एग्रोएस्ट्रोलॉजी क्या होता है, तो इसमें घास का अध्ययन किया जाता है। घास या वर्गीकरण, घास या घास के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, तो इसका सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा जी। और बाकी भी लिख लीजिएगा, बाकी भी लिख लीजिएगा। अगला देखिए, क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में हरित लवक व्यवस्थित होता है? अंतरकोशिकीय द्रव मैट्रिक्स में, या कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली में, या द्रव भरण स्ट्रोमा में, या पर्णहरित चकत्ते, या इसी को क्या बोलते हैं, थाइलकॉइड। तो इसका भी आंसर सभी को आता होगा। देखिए एक हम किसकी हरित लवक, एक हम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा सा आपको डायग्राम बताएंगे, क्लोरोप्लास्ट होता किस तरीके से है। तो सबसे पहले तो इसमें यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर की संरचना से ये क्वेश्चन पूछा गया है, अंदर की संरचना से, तो इसको समझिएगा। देखिए इसमें दो, पहली बात तो दो झिल्लियां होती हैं, एक आपकी आउटर मेम्ब्रेन होती है बाहरी झिल्ली, और एक आपकी क्या होती है, आंतरिक झिल्ली होती है इनर मेम्ब्रेन। ये तो सभी को पता होगा, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली और अंदरूनी झिल्ली, दो तो इसमें झिल्लियां पाई जाती हैं। और इसमें फिर क्या पाया जाता है, तो आप बताएंगे इसमें एक ऐसे सिक्कों की तरीके संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, थाइलकॉइड के नाम से जाना जाता है। किसे, थाइलोकॉइड भी कह दिया जाता है, या थाइलकॉइड के नाम से इसे जाना जाता है। इन सिक्कों के जैसे या प्लेट की जैसी संरचना आप कह सकते हैं। अब यही सिक्के क्या करते हैं, एक के ऊपर एक ऐसे लद जाते हैं, या एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ जाते हैं। तो इस संरचना को क्या कह दिया जाता है, ये बहुत पूछा जाता है। तो इस संरचना को क्या कहेंगे, ग्रेनम बोल दिया जाता है। इस संरचना को क्या बोला जाता है, ग्रेनम, ग्रेनम बोल दिया जाता है। जब ये आपस में एक मिल जाते हैं और इसके अंदर एक भरा रहता है, उसको भी पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर क्या भरा रहता है। हालांकि बस आपसे ज्यादा वैसे नहीं, बस आपसे इतना ही, बस मुझे समझाना क्या था, यही दोनों आपको समझाना था, और यही से क्वेश्चन पूछा गया है। जब ये अकेले रहेंगे तो इसे थाइलॉइड कहा जाता है, और जब ये साथ में एक के ऊपर एक रहते हैं तो ग्रेनम कहा जाता है। और यहीं पे क्या होता है, आपका हरित लवक व्यवस्थित होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
कौन सा सही हो जाएगा बताइए अब? डी नंबर, जी बिल्कुल डी नंबर ही हो जाएगा, बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा। ऐसी संरचना आपने बुक में देखी भी होगी, देखी होगी ना जी, ऐसी संरचना आपने देखी भी होगी। ये थैली नुमा होते हैं ये और एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित हो जाते हैं। अगला देखिए, कौन सा प्राकृतिक जैव सक्रिय जल में घुलनशील फेनोलिक यौगिक फलों, सब्जियों और अनाज में लाल, बैंगनी, नीले या काले रंग के साथ पाया जाता है? कुमेरिन, एंथोसाइनिन या क्वेरसेटिन या नारिंगेनिन। 23वें की अगर बात करें तो 23वें नंबर को भी ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। इसमें देखिए, अगर हम सबसे लास्ट की तरफ चले तो वो हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा, पहले ही बता दें, जो आप लोग पहले ही लगाते हुए चले जाएं, है ना। तो इसमें अगर हम लास्ट की तरफ चले, लास्ट ऑप्शन की तरफ, तो ये किसमें आप बताएंगे? ये संतरे और टमाटर में हमको दिखाई देता है, संतरे और टमाटर में प्रेजेंट रहता है, संतरे और किसमें? टमाटर में, टमाटर में ये रहता है, ठीक है। सी नंबर की अगर बात करें कि सी नंबर क्या होता है, तो ये कहां पे प्रेजेंट होता है? ये कहां पे आपको देखने को मिलेगा? तो आपको गोभी का एक प्रकार होता है ब्रोकोली, ब्रोकोली एक गोभी का एक प्रकार होता है ना। डार्क कलर की जो हरी सी डार्क हरी या डार्क ग्रीन एक गोभी होती है, और कहां पे? प्याज में, ये दो याद रखिएगा, और आपको प्याज में देखने को मिलता है, प्याज में देखने को मिलता है, ठीक। बी नंबर की बात करें, अगर बी नंबर की अगर बात करें तो आपका यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ए बचा, अब ए क्या है? तो ये फिनोलिक यौगिक होते हैं, ए क्या होते हैं? ये फिनोलिक यौगिक होते हैं, ठीक। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर, जी बी नंबर दे भी रहे हैं सब लोग। आगे देखिए, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लिमोनिन, लाइकोपीन या बीटा कैरोटीन या एलिजारिन? टमाटर का लाल रंग बताइए किसके कारण होता है? अगर हम लिमोनिन की बात करें, लिमोनिन की बात करें तो ये क्या होता है समझिएगा, ये क्या होता है? तो ये स्वाद बढ़ाने वाला एक एजेंट होता है। क्या होता है? स्वाद को बढ़ाने वाला एक क्या है? एक एजेंट, एजेंट होता है जो कहां पे पाया जाता है? जो आपके खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में, और एक चीज में पाया जाता है जो आपसे बहुत पूछी जाती है, और एक भांग में पाया जाता है। ये कहां पे? भांग में पाया जाता है। तो ये याद रखना है। इसका जो आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लाइकोपीन। ये क्या करता है? ये एक पिगमेंट है जो टमाटर, गाजर वगैरह जो भी लाल फल होते हैं उसमें कलर देने का काम करता है, लाइकोपीन। जी बी नंबर सही ऑप्शन आ भी रहा है बहुत से लोगों को, जी बिल्कुल इसका बी नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व मुख्य रूप से सेब में पाया जाता है, आपके एप्पल में पाया जाता है? बताइए। कोबाल्ट होता है क्या, सोडियम होता है, पोटेशियम या सल्फर, या सल्फर होता है? तो सेब की यहाँ पे बात की गई है, सेब की बात की गई है, तो आप किस पे चले जाएंगे? ये पोटेशियम में, आपको पोटेशियम जो है ये सेब में हमें देखने को मिलता है। ये क्यों जरूरी होता है? ये हमारी मांसपेशियों के संकुचन में और तंत्रिका के कार्य में और हृदय को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, आवश्यक होता है।
आपने सेब का आकार भी ऐसे थोड़ा सा देखा होगा ना कि हार्ट की तरीके बना होता है, तो जी वो तभी कहा जाता है ना कि सुबह सुबह एक एप्पल खाना चाहिए, उससे हमारा हृदय बहुत अच्छा रहता है। तो ये उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसका सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। पौधों की कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है? क्लोरोप्लास्ट, सूत्रकणिका, लाइसोसोम या पैरोक्सीसोम? तो सभी जानते हो बिल्कुल, ये तीनों जो आपके बी सी डी ये तो होंगे नहीं, ये तो होंगे नहीं। हमारा सही कौन सा हो जाएगा? पौधों के कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग? तो आप किसके किसके तरफ चले जाएंगे? जी ए नंबर की तरफ चले जाइए, इतने सोचने की जरूरत ही नहीं है, ए नंबर ही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन B4 या विटामिन डी? तो विटामिन विटामिन सभी जानते हो कि विटामिन कितने टाइप की होती है, विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है? तो विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। अगर हम विटामिन की बात करें तो इनको कितने 2 भागों में बांटा गया है। किसमें? वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, और किसमें? जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन, अगर जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो आप क्या बताएंगे? सी, और कौन? बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स, ये आपकी किसमें? जल में घुलनशील विटामिन होती है। अगर हम वसा की बात करें तो ऐसे याद रखिएगा, कीड़ा, KEDA, ये किसमें? वसा में घुलनशील विटामिन होती है। आप बता दीजिएगा, इससे आप बता दीजिएगा। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होती है ये हमारे शरीर में स्टोर हो जाती है ना। कुछ विटामिन तो हमारा शरीर खुद बना लेता है और कुछ स्टोर कर लेता है, लेकिन ये जो जल में घुलनशील विटामिन है इन्हें हमें भोजन के जरिए डेली लेना होता है, डेली लेना होता है। क्यों डेली लेना होता है? क्योंकि ये यूरिन की सहायता से बाहर निकल जाती हैं, इसलिए प्रतिदिन इन्हें लेना होता है। अगर विटामिन की खोज की बात करें कि विटामिन की खोज किसने की थी, तब आप क्या बताएंगे कि कैसमीर फंक ने 1912 में विटामिन की खोज की थी। किसने? कैसमीर फंक ने कब? 1912 में विटामिन को खोजा था। तो इसमें क्या पूछा गया है? वसा में घुलनशील विटामिन बताइए। तो देखिए इसमें 2 ऑप्शन आपके वसा में घुलनशील विटामिन की अगर बात की जाए, जी तो डी नंबर हो जाएगा। ये तो आपके किसमें? ये तो आपके वसा में घुलनशील विटामिन, और डी क्या हो जाएगा? तो डी नंबर। आगे देखिए, कौन सा आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व इंसुलिन के संश्लेषण, भंडारण और स्राव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जिंक है क्या? फ्लोराइड है क्या? कोशिकोनियम सेलुलोज है क्या? या फास्फोरस है? बताइए 28 नंबर का, 28 का कौन सा हो जाएगा? तो 28 में आप एक ही तरफ चले जाइए। जो आपका जिंक होता है ना, ये क्या करता है? घाव को भरने, घाव को भरने, घाव भरने, और क्या करने? कोशिका वृद्धि करने, कोशिका वृद्धि में, घाव भरने में, कोशिका वृद्धि में, और अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में, कोशिका विभाजन में ये मदद करती है। तो कौन सा? जिंक। ए नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। जी बिल्कुल, ए नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा, 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन कौन सा था जो अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट उपापचय में आवश्यक है और ऊर्जा उत्पादन अभिक्रियाओं में सक्रिय होता है? थायमीन, फोलेट, राइबोफ्लोविन या बायोटीन? तो ये सारे के सारे आपके रासायनिक नाम दिए हैं। सबसे पहले अगर आपको विटामिन के नाम नहीं पता तो आप आंसर सही नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर
अगर आप, कोई बात नहीं, अगर आप रासायनिक नाम नहीं पता तो आप आंसर ठीक नहीं कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा, सबसे पहला काम क्या है, इनके नाम पता होना चाहिए। तो जिनको नहीं पता है वो लोग देखें। थायमीन किसकी तरफ चले जाएंगे, तो आप कहेंगे थायमीन तो बी का नाम होता है, विटामिन बी का, या B1 कह दिया जाता है उसे ही। क्या कह दिया जाता है, या तो बी या तो B1। तो ये किसका हो जाएगा, ये आपके बी का हो जाएगा, विटामिन बी का नाम थायमीन हो जाएगा। ठीक है। और अगर राइबोफ्लोविन की बात करें तो ये किसके, विटामिन B2 का नाम हो जाएगा। क्या बताएंगे, विटामिन B2 का नाम। बायोटिन की बात करें तो B7 में चले जाइए, B7 का नाम। अब बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला खोजा गया विटामिन कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर ही हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा। सबसे पहले थायमीन ही तो खोजा गया था, उसके बाद सारे विटामिन खोजे गए थे। चलिए अगला देखिए, कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिका निर्माण, यानी कि जो आपकी आरबीसीज होती हैं उनके निर्माण और तंत्रिका कार्य, जो आपके मस्तिष्क के कार्य होते हैं, डीएनए संश्लेषण में शामिल होती हैं, विटामिन ई, विटामिन B7, विटामिन B12 या विटामिन के। 30 नंबर। तो किस पे चले जाएंगे, सी नंबर पे चले जाइए, विटामिन B12 पे। विटामिन B12 का रासायनिक नाम की अगर बात करें कि इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो साइनोकोबालामीन। क्या लिखेंगे, साइनोकोबालामीन। ये इसका रासायनिक नाम होता है, इतना बड़ा सा, ये इसका रासायनिक नाम होता है जी, विटामिन B12 का। B12 हो जाएगा, B12। आगे देखिएगा, कौन सा विटामिन नवजात शिशुओं में न्यूरल ट्यूब दोष को रोकता है, स्कॉर्बिक अम्ल या राइबोफ्लोविन या फ्लोरिक अम्ल या नियासिन। तो अभी मैं बता के आई हूं, अभी बता के आई हूं कि ये किसका हो जाएगा। अगर राइबोफ्लोविन की बात की जाए तो ये कौन सा विटामिन हो जाएगा, आप बताएंगे विटामिन B2, विटामिन B2 हो जाएगा, B2 हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो आपका, ये पहले तो मुझे नाम बताइए, पहले तो मुझे नाम बताइए। स्कॉर्बिक अम्ल की बात करें तो ये क्या हो जाता है, विटामिन सी बताएंगे आप कि ये तो विटामिन सी का नाम होता है, विटामिन सी का नाम होता है। फ्लोरिक अम्ल की बात करें तो क्या बताएंगे, B12, सॉरी B11, B11 का ये नाम हो जाएगा। नियासिन की बात करें तो B3 हो जाएगा, नियासिन B3। अब जिसको नहीं पता वो अपना नोट करते जाएं, नोट करते जाएं। तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सी नंबर सही हो जाएगा, फ्लोरिक अम्ल। ये क्या करता है, नवजात शिशुओं में न्यूरल ट्यूब दोष से बचाता है। सी हो जाएगा, डी नहीं होगा, सी होगा, सी होगा। आगे 32 देखिएगा, पिज्जा, बर्गर जैसे खाद्य पदार्थ किसमें समृद्ध होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में, खनिज में, प्रोटीन में या विटामिन में। तो देखिए अगर हम 32 नंबर की बात करें तो इसमें क्या होता है, जितने भी हम जो खाद्य पदार्थ खाते हैं उनमें ज्यादातर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो इसलिए इसका भी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा ए नंबर। चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख पोषक तत्व है, बताइए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज या प्रतिआक्सीय कारक। किसको कहा गया है प्रमुख पोषक तत्व, तो किसमें आपका कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, इसको प्रमुख पोषक तत्व माना गया है। और सबसे आसानी से पचने वाला, सबसे पहला डाइजेस्ट होने वाला क्या है, पोषक तत्व भी है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका भी ऑप्शन क्या ही हो जाएगा, इसका ऑप्शन भी कार्बोहाइड्रेट ही होगा। अगला देखिएगा,
मूंगफली को ठंडे तरीके से दबाने पर तेल निकलता है, यह किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? कार्बोहाइड्रेट को, वसा की, विटामिन की या प्रोटीन की? जी पिज्जा वगैरह से तो हाँ, नाम से मजा तो आ ही गया होगा जी, बिल्कुल, कि खाने को नहीं मिला तो सुनने को तो मिल गया। तो 34 की अगर बात करें, 34 की अगर बात करें तो किस पे? वसा पे चले जाइए। ये सब किसके उपस्थिति के कारण? तो वसा की उपस्थिति के कारण। अगला देखिए, विटामिन B12 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? साइनोकोबालामिन या पेंथोनिक अम्ल या बायोटीन या पायरिडिऑक्सिन? तो अभी मैंने बताया किस नाम से जाना जाता है? साइनोकोबालामिन। ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले देखिए, अगले इसी तरीके के आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको होमवर्क के लिए मैं दे रही हूँ। ऐसे करके ये सारे के सारे विटामिन से संबंधित, बाकी आपके इसी चैप्टर से संबंधित, खासकर विटामिन वाले ज्यादा हैं, इन्हीं से संबंधित आपके क्वेश्चन है। ठीक है, जो होमवर्क में आपको करने हैं, जो ना आए वो मुझसे कल आप पूछिएगा, जहां भी दिक्कत हो वो आपको खुद से करने हैं, क्योंकि अब मेरी तबीयत थोड़ी सी आज ठीक नहीं है, तो मैं ज्यादा नहीं आपको करा पाऊंगी, है ना, मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द है, तो मैंने सोचा था जितनी देर तक मैं करा पाऊंगी उतनी देर तक करा लूंगी, बाकी आपके 20-25 क्वेश्चन शायद हैं, तो वो आप लोगों को खुद से करना है। तो अब बताइए आज के क्वेश्चन कैसे थे? मजा आई? और करना है क्वेश्चन, आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूं मैं, ठीक है, वरना मैं कल भी करा सकती थी, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, है ना। तो करना ईमानदारी से, और कल मुझसे बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपको सही लगे, कितने गलत थे। ठीक, कल बताइएगा कि जी बिल्कुल करिएगा, और जहां भी फंसिएगा मुझसे बताइएगा। चलिए, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।